हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल नॉलेज टाइम मैनेज चार्ज में आपको स्वागत करता हूँ। ये वीडियो है दूसरा पार्ट मेरी पेरिस पीस सेटलमेंट वाली वीडियो का, यानी कि वो शांति वार्ता जो पेरिस में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और जहाँ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया था। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट, तो फिर मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और एक जोड़ी सूचना, अगर मैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको चाहते हैं मैं किसी वीडियो बनाऊँ कोई टॉपिक पर, तो फिर आप मुझे कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने बुक निकाल लिया है। तो हम शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा जर्मन ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द वर्साई ट्रीटी, यानी कि जो ऑब्जेक्शंस जर्मनी ने किया। हमने पिछले वीडियो में हमें देखा था कि क्या क्या ट्रीटीज साइन हुए थे पेरिस पीस सेटलमेंट में और उनके अंदर के पॉइंट्स और उसका क्या नतीजा हुआ। तो अब हमने पढ़ लिया है वो सब ट्रीटीज़ को। तो उसमें जो एक मेन ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ वर्साई, और ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ हुआ। तो जर्मनी ने इससे कई ऑब्जेक्शन उठाए थे इसके खिलाफ। तो क्या ऑब्जेक्शन पढ़ते हैं। जर्मनी ने बोला कि ये बहुत ही इनजस्टिस था उसके खिलाफ, इट वॉज इनजस्टिस डन टू हर, और उसने इसे डिक्लेयर कर दिया इस पीस को डिक्टेटेड पीस। ये उसने डिक्लेयर कर दिया, एजेंडा था ये उनका। क्योंकि पहली बात जर्मनी को इनवाइट नहीं किया गया कॉन्फ्रेंस में, मतलब कि पूरा कॉन्फ्रेंस में बात हुआ जर्मनी के ऊपर, जर्मनी में के साथ क्या किया जाए, और जर्मनी का ना ही उसमें एडवाइस दिया गया, ना ही उसका एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव था उसमें। दूसरा, उससे ये इसके कि जो गवर्नमेंट थी जर्मनी की, उसे न चाहते हुए साइन करना पड़ा था। उसे ये धमकी दिया गया है जर्मनी को, या तो ये ट्रीटी साइन करें या फिर आप एरियल बॉम्बार्डमेंट फेस करें, मतलब आप पे जहाज सब बम की वर्षा करेंगे, आप पे बम गिराया जाएगा, आपको बॉम्ब कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा था कि जर्मनी में लोगों में इस ट्रीटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, मोरल कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। उनका मानना था कि उनका बहुत बड़ी अन्याय हुआ है और उसका बदला जरूर लेके रहेंगे। बाकी आम जनता में इसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं था। उसके अलावा वुड्रो विल्सन ने एक पॉइंट दिया था, वन नेशन वन स्टेट। तो इसका मानना था कि हर एक रेस के लोग एक ही नेशन में रहने वाले हैं। तो और जर्मनी ने बोला कि अगर ये हमने जो है वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट पे किया है ये आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण हमने किया है, पर आत्मसमर्पण हमने उसकी पॉइंट पर किया है, पर हमारे साथ ये हुआ नहीं, क्योंकि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि सुडेटनलैंड का इलाका हो गया, फिर सिलिसिया के इलाके हो गए, ये सब इलाके को जो है हटा दिया गया हमारे। और अब हमारे पास और हमारी जाति के लोग जर्मन सी दूसरे देशों में माइनॉरिटी की तरह रह रहे हैं, तो ये वायलेट किया। दूसरा, जर्मनी ने बोला कि हम हारे जरूर और ये हमारे अन्याय हुआ, क्योंकि वेस्ट प्रूसिया, पोसेंट, डैंजिग ये सब जर्मन टेरिटरीज थे, बट पोलैंड को दे दिए गए। उसके बाद जो डैंजिग कॉरिडोर था, जैसे किसी पॉलिश कॉरिडोर भी बोलते हैं, वो और जो ईस्ट प्रूसिया को कलेक्ट करता था वो अलग कर दिया गया। साइलेसिया एक जर्मन टेरिटरी होने के बावजूद चेकोस्लोवाकिया के पास गया। ये सब कई पॉइंट थे जो जर्मनी ने बताया कि हमारे इलाके होते हुए भी हमारे देश के लोग रहते थे यहाँ पर, तब भी अलग कर लिए गए। दूसरा, उसने बोला कि जो आपने 14 पॉइंट का बोल रहे हैं जिसके बेसिस पर आपने किया है शांति वार्ता, उस 14 पॉइंट में कहीं भी रिप्रेशन डिमांड का जिक्र नहीं है, पर आपने हमें रिप्रेशन देने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो क्या अमाउंट था जो जर्मनी को रिप्रेशन के रूप में पे करना था अलाइज को। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप मुझे इसका कमेंट से जवाब लिखिएगा कि वो अमाउंट क्या था। बहुत बड़ा अमाउंट था, और उस अमाउंट का अंतिम इंस्टॉलमेंट 2010 में जाकर पे हुआ। मैंने सोचिए 1919 में ये ट्रीटी हुआ और 2010 में जाकर ये ख़त्म हुआ ये लोन, कितना बड़ा अमाउंट हुआ। उसके बाद जर्मनी ने डिक्लेयर किया, बोला कि जर्मनी को ही बोला गया डिसआर्म होने के लिए, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड और ताकतवर हो गए, उनकी आर्मी और बढ़ गई। जर्मनी की आर्मी को लिमिट भी कर दिया गया था। आप मुझे ये भी बताइए कमेंट में कि कितनी उसकी आर्मी को कितना रिस्ट्रिक्शन था, लिमिट क्या था उसकी आर्मी का। पर जर्मनी ने बोला कि उसकी आर्मी को डिसआर्म कर दिया गया, और फ्रांस और इंग्लैंड की आर्मी को नहीं करने गया बोला गया। जर्मनी के जितने भी कॉलोनीज थे वो सबको उनसे छीन लिया गया, और फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनियाँ बढ़ गई। हकीकत जरूर था इन सब बातों में। अब जर्मनी ने ये सब ऑब्जेक्शन उठाए इस ट्रीटी के खिलाफ। कई हिस्टोरियंस ने इसका जवाब लिखा है इस क्रिटिसिज्म का। पहला कि ये बोलना कि डिक्टेटेड ट्रीटी था ये कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉजिक लगा ले तो जो भी देश युद्ध हार जाता है उसे कई अपमानजनक संधियाँ साइन करनी पड़ती है, जो हारता है उसे भुगतना पड़ता है। इसका उदाहरण हमें जर्मनी ने ही दे दिया। 1918 में ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटॉस साइन हुआ, तो उसमें जर्मनी ने $6 बिलियन वसूले थे रशिया से, और बहुत सारे ये इलाके भी उनसे लिए थे। तो ये फेयर नहीं था, जर्मनी ने भी तब वही किया, जब क्योंकि तब वो हावी हो रहा था रशिया पे।
उसके अलावा अगर आप देखें तो जर्मनी के बॉर्डर के इलाके को अलग किया गया, थोड़े मोड़े जो बॉर्डर के इलाके थे उन्हें अलग कर लिया गया, पर जर्मनी का मेन लैंड जो था, मेन हिस्सा था, अभी भी एक था। जबकि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे तो जर्मनी को 4 टुकड़ा कर दिया गया था। ये ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया। उसके बाद हम देखें तो वेस्ट प्रूसिया जो पोलैंड को गया और जो सुडेटनलैंड जो चेकोस्लोवाकिया को गया, ये ऐसे ही नहीं गया। यहाँ पर प्लेबिसाइट यानी कि यहाँ पर रिफरेंडम हुआ था, वोटिंग हुआ था। तो उस वोटिंग में वहाँ के लोगों ने चुना कि हमें जर्मनी में नहीं रहना है। तो वहाँ पर लोगों की मर्जी से ये फैसला हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये भी जवाब दिया कि आप जो बोल रहे हैं रिप्रेशन डिमांड का, कि रिप्रेशन डिमांड के बारे में आपको पता था, क्योंकि 11 नवंबर को सरेंडर किया जर्मनी ने, पर उसके 1-2 महीने पहले से ही अक्टूबर में ही उसके नेताओं ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था सरेंडर के बारे में। तो उससे पहले ही, सरेंडर करने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था 5 नवंबर को लांसिंग नोट द्वारा, यानी कि रॉबर्ट लांसिंग थे उसके ये सेक्रेटरी यूएसए के, ये अमेरिकन सेक्रेटरी थे, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबर्ट लांसिंग। इन्होंने नोट भेजा था उन्हें कि अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इससे बोल रहे हैं कि जर्मनी का ये बोलना है कि उसे पता ही नहीं था कि इसे ये पे करना पड़ेगा पेनल्टी, ये सही नहीं है, क्योंकि उसे पता था सरेंडर करने से पहले से ही। ये था जवाब। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेरिट्स के बारे में भी। तो मेरिट्स ये था कि ये सेटलमेंट हुआ, नया सेटलमेंट, इसने जो पुराना ऑर्डर था, डायनेस्टी था यूरोप में, उसे ख़त्म कर दिया। यानी कि जो पुराने एम्पायर्स थे, जो ओटोमन एम्पायर, जर्मनी के एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये सब एम्पायर जो थे इन्हें ख़त्म कर दिया गया और एक नए नए एम्पायर बने जहाँ पर डेमोक्रेसी था। उसके बाद ये बोला गया कि यूरोप का अगर आज आप मॉडर्न मैप देखें, मॉडर्न यूरोप का मैप अगर आप देखेंगे और उस वक्त के यूरोप के मैप से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेम रहेगा। मतलब आज का तो मॉडर्न यूरोप का मैप है जिसे आज की दुनिया देखती है, ये मैप बना वर्ल्ड पेरिस पीस सेटलमेंट में ही। मतलब कि ये वाला मैप ऑर्डर जो उन्होंने बनाया इस अभी भी सही है, साबित हो रहा है। उसके बाद जो एक और चीज़ बताया, केसर विलियम की फॉरेन पॉलिसी का नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक, यानी कि हम जो है खुद को सुप्रीम बनाए गए, नेवल पावर, नेवी डेवलप करके और कॉलोनी बढ़ाकर। तो ये मानना गलत साबित हुआ। लोगों का ये मानना था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कि अगर आपको महान बनना है, अपने देश को बनाना है, तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये धरा का धरा रह गया, ये बात धरा का धरा रह गया। और जो लीग ऑफ नेशंस बना, और लीग ऑफ नेशंस का बना सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस पीस के जरिए हम मानेंगे, यानी कि शांति से सारे काम किए जाएंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट जिसे बोला जाता है कि हर सवाल का जवाब बनाया जाता है तलवार को, वो गलत साबित हो गया। लीग ऑफ नेशन और बातचीत से मामले सॉल्व कर रहा था। उसके बाद जो माइनॉरिटी प्रॉब्लम था, कई ऐसे देश बने जो माइनॉरिटीज़ के लिए बने, तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हुआ। उसके बाद जो बड़े बड़े इंटरनेशनल राइवलरी थी, फ्रैंको जर्मन, ऑस्ट्रो सर्बियन, ये सब भी खत्म हुए। यही सब मैंने बात कर लिया मेरिट्स पे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीमेरिट्स पे भी, क्योंकि डीमेरिट्स इस वर्षे ट्रीटी के बहुत सारे थे। क्योंकि आप देखिए कि तो 1919 में ये साइन हुआ है ये ट्रीटी, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मतलब सिर्फ 20 साल तक ही कायम रह पाया। तो कुछ खामियां भी होगी इसके अंदर, तभी जाकर ये ऐसा हुआ है। तो पहला, जर्मनी ने डिक्लेरेटिव पीस बोला, इसमें कुछ सर्टिफिकेशन हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही नहीं था, क्योंकि जर्मनी ही जिम्मेदार नहीं था इसका, और भी कई देश थे जो जिम्मेदार थे। फ्रांस और इंग्लैंड भी उतने ही जिम्मेदार थे इस युद्ध के जितना जर्मनी था। उसके बाद जो 1 नेशन 1 स्टेट का जो था, ये इस धारणे पर सरेंडर किया जर्मनी ने, और ये 1 नेशन 1 स्टेट फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कई जर्मन इलाके जो थे वो सब इलाके उसके से ले लिए गए, छीन लिए गए, तो ये फेयर नहीं हुआ। उसके बाद रिप्रेशन डिमांड, मैंने आपको बताया कि रिप्रेशन डिमांड का कहीं भी जिक्र नहीं था 14 पॉइंट्स में, वो भी जर्मनी को देना पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये भी सही नहीं था। दूसरा, जर्मनी को अकेले गिल्टी ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, पर जो अलाइड पावर्स थे उनका भी जिम्मेदार था, उनका भी कोई धूल के धुले नहीं थे अलाइड पावर्स। उसके बाद हम बात करें कि जो बैलेंस ऑफ पावर था वो दफा हो गया। बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा था यूरोप में। और जो मैंने आपको बताया 3 एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर था, जो फिर आपको जो रशियन एम्पायर था, जारिस्ट रसिया, और जर्मन एम्पायर, ये सभी एम्पायर्स और ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये 3-4 एम्पायर जो थे
हम ये पूरी तरीके से अपना दबदबा बना के रखते थे और किसी भी दूसरे एम्पायर को बड़ा नहीं होने देते थे। इसी कारण बैलेंस ऑफ पावर बना रहा। पर जब अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ये सब एम्पायर खत्म कर दिए गए और उनके जगह पर छोटे छोटे देश बने, ग्रीस, बल्गारिया जैसे छोटे छोटे देश। और ये देश पे उन्हें ताकत ही नहीं था कि ये उस इलाके को अपना कब्जा कायम रखे। उसके कारण अगर आप आज भी कंपेयर करें मॉडर्न अफेयर्स से भी, तो वो ईस्टर्न यूरोप की देश जो है वो आज भी बहुत कमज़ोर है और वहाँ पर बहुत इंस्टेबिलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी ताकतवर देश नहीं है वेस्टर्न यूरोप की तरह, वहाँ पर कोई ताकतवर देश नहीं है। उसके अलावा एक और ब्लंडर हो गया इस कॉन्फ्रेंस में, वो था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन यानी कि रसिया, इन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। जर्मनी को वार क्रिमिनल होने के कारण बॉयकॉट किया गया और जो सोवियत यूनियन था उसे ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क जो उसने किया जर्मनी के साथ, उसके कारण नहीं बुलाया गया। अब अगर आपको पीस लाना है, सेटलमेंट करना है, तो सारी पार्टियों को रखना पड़ेगा, सब लोगों को होना चाहिए सेटलमेंट के लिए। पर अगर आप एक या दो देश जो इंपॉर्टेंट लोग मेंबर है उन्हें नहीं बुलाएंगे तो सेटलमेंट कैसे होगा? नतीजा ये हुआ जर्मनी और सोवियत यूनियन शुरुआत से ही खिलाफ रहे वर्साई ट्रीटी के। उसके अलावा एक और काम हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएसए एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर इमर्ज किया था। यूएसए को उन लोग बॉस मानते थे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी वुड्रो विल्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। पर क्या हुआ कि यूएसए की सेनेट जो थी, वहाँ की गवर्नमेंट सेनेट जो आपका अपर हाउस है, उसने इस ट्रीटी को, इस वर्साई ट्रीटी को रेटिफाई करने से मना कर दिया। और वहाँ पर अगले साल इलेक्शन हुए 1920 में और वुड्रो विल्सन वो इलेक्शन हार गए। और वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका यूरोप में इंटरफेयर करेगी। तो उसके कारण वहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट ने मना कर दिया इसे रेटिफाई करने से और अंत में वहाँ अमेरिका हट गया। और अमेरिका के जाने से एक पावर वैक्यूम बन गया कि जो देश थे जो युद्ध लड़ रहे थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब में उन्हें ताकत नहीं था वैक्यूम बना के रखने, पावर बैलेंस करके रखने का। फिर माइनॉरिटी का प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट हो गया क्योंकि कई ऐसे जर्मन्स थे जो जर्मनी के होने के बावजूद इन्हें हटा दिया गया और उसी कारण जो माइनॉरिटी बन के गए दूसरे देश में, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस पे ये जिम्मेदारी आ गई इस वर्साई ट्रीटी को संभाल के रखने का, पर दोनों देशों ने अपना इग्नोर कर दिया इस जिम्मेदारी को। ये था अब डीमेरिट्स वर्साई ट्रीटी का, यानी कि पेरिस पीस सेटलमेंट्स का। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस का। अगर हम 14 पॉइंट्स को देखें जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो उसमें से 13वां पॉइंट ये था, कहता है कि आप एक ऐसा लीग ऑफ नेशन बनाएंगे जहाँ पर शांति से सब कुछ सॉल्व होगा, सारे डिस्प्यूट्स, और वहाँ पर कोई भी मामला युद्ध से नहीं होगा। युद्ध को कुछ हो ही ना, ये चाहते थे। तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस के ओरिजिनल थे 42 नेशंस और इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। और इन 42 नेशन जब शुरुआत हुआ था इनका, तो इन 42 नेशन में यूएसए मेंबर नहीं बना, कभी भी यूएसए मेंबर नहीं बना लीग ऑफ नेशंस का। और जर्मनी और सोवियत यूनियन भी बाद में जाके ज्वाइन किए इसे। तो उसके बाद अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ इसका। तो लीग ऑफ नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स, तो लीग ऑफ नेशन के पहला ऑब्जेक्टिव जो कॉमन है, लॉजिकल है, वो है कि लीग ऑफ नेशंस का पहला ऑब्जेक्टिव था कि वार को रोकना, कि उसके जो मेंबर्स है वो वार ना करे, युद्ध ना लड़े, युद्ध को रोके। दूसरा, सब देशों के बीच ये तभी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा सब देशों के बीच अच्छे माहौल रहेगा, अच्छे रिश्ते कायम रहेंगे, तभी ये हो सकता है। अगला, जो भी इंटरनेशनल लॉ बना है या बनाएगा लीग, वो इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सब गवर्नमेंट से माने। और फिर जो ट्रीटी साइन है, जैसे कि वर्साई ट्रीटी और जो बाकी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, वो सब ट्रीटीज़ को भी कायम रखने की जिम्मेदारी इनका था। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज़, नेशनल माइनॉरिटीज़, उन जैसे कि ज्यूज़ हो गए, उन सब का भी रक्षा करने की जिम्मेदारी था लीग ऑफ नेशंस का। फिर एक और इम्पॉर्टेंट काम था इनका काम था हेल्थ के इशूज से डील करना, हेल्थ के, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो था, और वर्ल्ड को अच्छा बनाना। उसके अलावा स्टेटस को कायम रखना, यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर अब क्रिएट होगा उसे कायम रखने की भी जिम्मेदारी भी इनका है। तो 42 ओरिजिनल मेंबर्स थे इसके और नए मेंबर्स जुटे गए, पर यूएसए कभी ज्वाइन नहीं किया, यूएसए नेवर ज्वाइंड। और 1926 में जर्मनी ज्वाइन किया। और फिर इसके बाद हम अब आते हैं ऐसे ऑर्गन्स पे, वापस ये बुक निकालते हैं। तो इसमें ऑर्गन्स क्या था, एक पहला बात एक सेक्रेटरी रहेगा इसका, आज के यूएन से रिसेंबल करता है इसके ऑर्गन्स। एक सेक्रेटरी रहेगा इनका और ये सेक्रेटरी काम करेगा, हेड रहेगा,
और इसका एक काउंसिल रहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि आज के ज़माने में है यूएन में, वैसे भी एक काउंसिल रहेगा लीग ऑफ नेशंस में, जिसमें 5 परमानेंट डेज हैं और कुछ टेम्प्रेरी डेज रहेंगे। फिर एक असेंबली रहेगा, सब साहब जो जनरल रहेगा बॉडी मीटिंग, जहाँ पर सब देशों के लोग आकर मीटिंग करेंगे। फिर लेबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो ILO बनाया गया, जहाँ पर सब लेबर के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाने थे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी है, ये उसी वक्त बनाया। अब क्या था कि अब जो है कि सोशल इकोनॉमिक काम करने के लिए काउंसिल का होना जरूरी है, तो उसके लिए भी काउंसिल बनाया गया। फिर एक और हुआ कि PCIJ यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये हेग में है, जो नेदरलैंड्स में आता है। तो वहाँ पर एक कोर्ट बनाया गया जहाँ पर सब कुछ सॉल्व होगा, सारे मामले। तो अब हम आते हैं, ये थे उनके ऑर्गेन्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अचीवमेंट्स के, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशंस के कुछ सक्सेस भी मिला। तो लीग ऑफ नेशंस को ना छोटे देशों के बीच ज़्यादा सक्सेस मिला अगर कंपेयर करें उनके सक्सेस और वीकनेस को। तो सक्सेस था उनके छोटे देशों के बीच, जैसे कि एक डिस्प्यूट हुआ स्वीडन और फिनलैंड में आइलैंड आइलैंड्स को लेकर। तो इसमें लीग ने अच्छे से काम किया और फिनलैंड को मजबूर किया सरेंडर करने के लिए अपना क्लेम। उसके बाद जो है फिर ग्रीस और बल्गारिया के बीच एक बाउंड्री वॉर हुआ, तो इसमें भी ग्रीस ने को मजबूर किया गया बल्गारिया को पेनल्टी पे करने के लिए, भी सफलता का काम किया। उसके अलावा जर्मनी और पोलैंड के बीच जो साइलेंसिया को लेकर विवाद हुआ, इसमें भी लीग ने अच्छे से मीडिएट किया। और भी कई ऐसे काम थे जो छोटे देशों के बीच किया। अब हम आते हैं वीकनेस को लेकर कि इसका बहुत वीकनेस था, कई क्या क्या कमजोरियाँ था इसका। पहला कमजोरी साबित हुआ वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कारण वो लोग की जिससे कि सब देश अपने हथियार को कम करे और तभी पीस कायम हो पाएगा। पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, कारण फ्रांस और जर्मनी में भरोसा नहीं था एक दूसरे पे। तो इसके कारण कोई भी देश डिसआर्म होने का तैयार नहीं हुआ। उसके बाद 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और उसके कारण सब देशों की इकोनॉमी ढहासाई हो गई और अब सब देश अपने में ही व्यस्त हो गए, सबको अपना अपना ही इकोनॉमी सुधारने में लगे रहे और किसी ने भी लीग पे ध्यान नहीं दिया, फॉरेन अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम हो गया उसके लिए, क्योंकि कोई सब देश अपने में ही लगे रहे तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया लीग के काम करने का। उसके बाद मैं आपको बता दूँ एक और पॉइंट, लीग का जो भी रूल्स और एक्शन थे लागू होते थे वो उसके मेंबर्स पे लागू होते थे, मेंबर्स पे, और जो देश उसके मेंबर नहीं थे उस पर कोई काम लागू नहीं होता रूल। तो जर्मनी और अगर कोई देश रिजाइन भी कर दे तो कोई लागू नहीं होगा। जर्मनी ने क्या किया, जब ज्वाइन करने के बाद उसने फिर रिजाइन कर दिया था लीग से, तो कोई भी ये इस बेसिस पे कि कोई इक्वालिटी नहीं है मेंबर्स में, तो कुछ नहीं कर सक पाया लीग। फिर जापान ने भी वायलेट किया लीग के आइडल्स को, चाइना पे आक्रमण किया उसने मंचूरिया प्रोविंस पे और कब्जा किया। जर्मनी लीग ऑफ नेशन ने चाइना के कहने पे कमीशन तक बनाया, लेटन कमीशन, जिसमें टैग चेक करने की क्या हुआ क्या है। तब भी जापान नहीं सुधरा और जापान ने पूरा कब्जा कर लिया मंचूरिया पे। और तो क्या हुआ कि जापान के खिलाफ आर्टिकल 16 आजमाया गया। ये आर्टिकल 16 क्या है कि कोई भी देश जो हमला करता है, युद्ध करता है, उसके खिलाफ आप बॉयकॉट कर देंगे, उस देश से आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली बॉयकॉट हो जाएगा वो देश। तब भी फ़र्क नहीं हो पाया क्योंकि जापान ने रिजाइन कर दिया और जापान को सपोर्ट मिला जर्मनी और इटली से। और क्योंकि बॉयकॉट जो है उसे तभी सक्सेस मिलेगा जब सब देश सपोर्ट बॉयकॉट करेंगे एक देश को, पर अगर सारे देश बॉयकॉट नहीं करेंगे तो फिर नहीं सक्सेस हो पाएगा। और इससे पोल खुल गया क्योंकि जो जितने भी छोटे देश हैं समझ गया बड़े देशों के से लीग उनका प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि एक जन ने किया, एक रूल तोड़ता है तो देखा देखी दूसरे लोग भी रूल तोड़ेंगे। जापान का देखा देखी इटली भी काम करने लगा। इटली ने इथोपिया यानी कि अबिसिनिया में हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। लीग ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया पर इटली ने फिर रिजाइन कर दिया और जर्मनी ने सपोर्ट किया इटली को। उसके बाद हम देखें तो जब अंतिम, अब ये सब थे वीकनेस, और अंतिम एक और वीकनेस आ गया, ये कि नाजी जर्मनी ने एग्रेशन दिखाया और राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों पे कब्जा कर लिया, तब कुछ नहीं कर पाया। और यूएसए मैंने बताया कभी ज्वाइन नहीं किया, यूएसए कभी ज्वाइन नहीं किया, तो अंत में 1946 में इस लीग ऑफ नेशंस का हिस्ट्री बन गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद लीग ऑफ नेशन ने को हालांकि पॉलिटिकल मैटर्स पे असफलता मिला, फेल कर गया पॉलिटिकली, पर इकोनॉमिकली और सोशल मामलों में वो भी बहुत सक्सेस मिला है। और इसका एक नतीजा था WHO, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1923 में,
और इसके तहत उसने कोलेरा और प्लेग एपिडेमिक जो महामारी थी उसे रोका एशिया में कई हद तक। उसके बाद उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ब्रजल्स में कराया जो बेल्जियम का कैपिटल है, और जहाँ पर उसने वर्ल्ड ट्रेड और मॉनेटरी एक्सचेंज पर बात की और टैरिफ पे। अब हम आ जाते हैं अंतिम टॉपिक पे। वो टॉपिक है कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। किन कारण से वो फेल कर गया। पहला कारण था कि आप सब नए देश जो थे वो मेंबर नहीं थे लीग के, और लीग का कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं था नॉन मेंबर्स पे। फिर जापान, जर्मनी, इटली ने लीग से रिजाइन कर दिया और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड किया, और अब रिजाइन करने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता था। यूएसए ने कभी सपोर्ट किया नहीं लीग को, कि कभी वो ज्वाइन ही नहीं किया। तो अब यूएसए में ही ताकत था जो इन देशों को रोक सकता था, वह यूएसए ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ हो ही नहीं पाया। और फ्रांस और इंग्लैंड बचे, तो उन लोगों ने अपने इकोनॉमी को संभालने पर ज़्यादा फोकस किया और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्विंग कर दिया, अपना इग्नोर कर दिया। और आर्टिकल 16 डिफेक्टिव था, क्योंकि एक एग्रेसर को इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं रोक सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन ना हो, और मिलिट्री एक्शन वॉलंट्री था, और उस वक्त उतनी अच्छी स्थिति में कोई भी देश नहीं था जो युद्ध लड़ सके। उसके बाद लीग के मेंबर्स सिर्फ यूरोप पे फोकस किए हुए थे, यूरोप उनका फोकस था। नॉन यूरोपियन नेशन जो थे जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उन देशों का कोई भी ताकतवर पक्ष नहीं था लीग में। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने इसे क्लब ऑफ विक्टोरियस पावर्स डिक्लेयर किया, जहाँ पर सब देशों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि वो जगह जहाँ सब विनर्स मिलकर बैठते हैं और दूसरे देशों जो कमज़ोर है या तो हार गए उनके साथ उनका बेइज्जती करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, लीग कभी भरोसा ही नहीं जीत पाया उन देशों का जो युद्ध हार गए। जर्मनी का वो कभी भरोसा नहीं जीत पाया लीग, और ना ही छोटे देशों का। उन्होंने हमेशा से ये सस्पेक्ट किया कि ये क्लब ऑफ विक्टोरियस पावर्स है। इससे हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।